हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम इसे सिंपली हम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द सेल, इनकी सेल के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है उसमें सबसे अहम रोल राइबोसोम का होता है। विदाउट राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता। अब राइबोसोम करते क्या है? देखो, राइबोसोम जो है, जो हम जानते हैं कि एक जीन यानी कि डीएनए से बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए की जो श्रृंखला होती है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम होता है उसे हम एक जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड को डिकोड करने का जो सिस्टम होता है वो केवल राइबोसोम के पास होता है। तो राइबोसोम इस एमआरएनए को पढ़ता है, इसकी जो कोडिंग है उसको डिकोड करता है और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड की जो पोजीशन है उसको डिसाइड करता है। फिर टीआरएनए उस एमिनो एसिड को लेकर राइबोसोम के पास आता है और तब राइबोसोम में जाकर के 2 एमिनो अम्लों का आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा बॉन्डिंग होती है और श्रृंखला जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। तो कुल मिलाकर के जो राइबोसोम का काम होता है वो है मेनली ट्रांसलेशन, अनुवादन। यानी कि किसका अनुवादन? एमआरएनए की सीक्वेंस का अनुवादन। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन से, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के द्वारा। तो ट्रांसलेशन में जो मेन वर्क है वो होता है राइबोसोम का। राइबोसोम की खोज सबसे पहले 3 वैज्ञानिक डिस्कवर्ड बाय एक तो है क्लोरे, एक है पैलेडी और एक है ड्यूवे। ये 3 वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लोरे, पैलेडी एंड ड्यूवे। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। वैसे ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीन है, जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीन है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मशीन है जो मेनली किससे बनती है? जो बनती है आरएनए प्लस प्रोटीन्स द्वारा। मेन चीज में ही होती है आरएनए और प्रोटीन्स। अब प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए है, सॉरी आरआरएनए या राइबोसोम है, दोनों का हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसकी संरचना क्या होती है देखिए। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है
70s। एस यहाँ पर स्वेड वर्ग यूनिट है। दिस इज द इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट की जब हम किसी हाई एक्सीलरेशन पर यानी कि हाई त्वरण पर जब हम किसी पदार्थ को चलाते हैं यानी कि उसको घुमाते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन जो होता है उसे नापा जाता है स्वेड वर्ग यूनिट। तो दिस इज द स्वेड वर्ग यूनिट। और ये जो 70s राइबोसोम है ये खुद दो भागों में बटा होता है। एक होता है 50s राइबोसोम, इसको हम 50s सब यूनिट कहते हैं, ये सब यूनिट्स है। और एक होती है 30s सब यूनिट। अब जो 50s सब यूनिट है ये खुद फिर दो भागों में बटी होती है। एक होती है 23s और एक होती है 5s। 23s RRNA, यहाँ पर ये RRNA हो जाता है, और 5s RRNA। तो जो 23s RRNA है इसमें कुल 2904 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसमें कुल 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्लस इसमें 31 प्रोटीन्स होती हैं। 31 टाइप की प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये है 50s राइबोसोम का जो 70s राइबोसोम की जो 50s सबयूनिट है उसकी स्ट्रक्चर। यानी कि आप देख रहे हैं केवल RRNA 23s और 5s प्लस 31 प्रकार की जो प्रोटीन्स है ये मिलकर के इसको बनाती है। अब है 30s RRNA। तो 30s RRNA के अंदर केवल एक ही 30s सबयूनिट जो है उसके अंदर केवल एक ही है 16s RRNA, जिसमें जो प्रोटीन्स हैं वो होती है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो होते हैं 1542 न्यूक्लियोटाइड प्लस 21 प्रोटीन्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। 70s राइबोसोम दो सबयूनिट में डिवाइड होता है, प्रत्येक सबयूनिट फिर डिवाइड होती है। ये सबयूनिट 16s RRNA और 21 प्रोटीन के अंदर डिवाइड होती है। अब एक चीज और है यहाँ पर समझने वाली कि यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों के अंदर ये ध्यान रखना भाई 70s राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 70s राइबोसोम पाया जाता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये दोनों बैक्टीरियल सेल हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये बैक्टीरिया और आर्किया जो ग्रुप होता है उसके अंदर लगभग सिमिलर होते हैं। तो इन दोनों के अंदर भी 70s राइबोसोम होता है। तो इससे फिर यही सिद्ध होता है कि ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, या एक तरह से ये बैक्टीरिया ही है। ठीक है, एक चीज और है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो राइबोसोम को टारगेट करती हैं, यानी कि वो स्पेशली डिजाइन फॉर 70s राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक सेल में तो है 80s प्रकार का राइबोसोम, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है 70s प्रकार का राइबोसोम। हमने जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक बनाई है वो करेगी 70s राइबोसोम को अफेक्ट। अब यही 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए मैं एक सेल बनाता हूँ, मान लीजिए एक सेल है इस तरह से, और यहाँ पर है एक माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से,
और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हम सभी जानते हुए डबल मेम्ब्रेन है, 2 लेयर है। और यहाँ पर समझो इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, इसके अंदर भी 70S राइबोसोम है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम है। हमने एक एंटीबायोटिक दी है, ये एंटीबायोटिक है, ये 70S राइबोसोम को टारगेट करती है। तो जब ये बैक्टीरिया को टारगेट करेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की 70S राइबोसोम को भी टारगेट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, वो इस चीज को, इनकी एंटीबायोटिक को इसके अंदर जाने से रोक देता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो केवल साइटोप्लाज्म के अंदर है, उसमें कोई डबल लेयर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो आसानी से टारगेट हो जाते हैं और इस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल को मार सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, राइबोसोम दोनों ही प्रकार के हैं, 70, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसलिए इसके अंदर ये नहीं जा पाता है। अब हम बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक की तरफ। सॉरी, यूकैरियोटिक की तरफ। अब है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो देखो, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है ये है भाई 80S प्रकार। 80S खुद 2 सब यूनिट से बना होता है। एक सब यूनिट होती है 60S की, एक होती है 40S की। ठीक है, और फिर ये खुद 3 प्रकार के RRNA से बना होता है। एक होता है 20S rRNA, एक होता है 5.8S rRNA और एक होता है 5S rRNA। और जो 40S है ये खुद 18S rRNA से बनता है। बाकी आपको पता ही है, प्रोटीन्स पाई जाती है। अब जो 28S rRNA है, इसके अंदर होते हैं 4718 न्यूक्लियोटाइड और जो 5.8S है इसमें होते हैं 160 न्यूक्लियोटाइड और 5S की जो संरचना है वो लगभग इसी के समान, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक का है उसी के समान होती है, 120 न्यूक्लियोटाइड। और जो 18S है इसमें होते हैं 187 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनके अंदर प्रोटीन्स भी होती है, जैसे यूकैरियोटिक के अंदर होती है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है। तो इसमें लगभग 49 प्रोटीन्स पाई जाती है और इसमें लगभग 33 प्रोटीन्स पाई जाती है। तो एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट ये है, स्मॉल सब यूनिट ये है। कभी कभी देखो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन का मामला है कि ये 80S है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 100S होता है, लेकिन ये 80S ही होता है। इसका कारण है, ऐसे ही वहां पर 50 + 30 80S होता है, लेकिन वैसे वो 70S होता है। इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण ये है कि राइबोसोम 2 इकाइयों से बना होता है, स्मॉल एंड दिस इज लार्ज, इस तरह से। अब देखो, ये दोनों इकाइयां जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, ये जो है वो इसके साथ भी है और ये इसके साथ है। ठीक है, दोनों के साथ कुछ साझा होता है। तो इसलिए ये जो ओवरलैपिंग का सिस्टम है ना, इसकी वजह से ये 60 और 40 जो है वो 80S का होता है और 50 और 30 जो है वो 70S का होता है। अब अगर हम इसको देखें एक सेकंड जरा,
कि राइबोसोम के अंदर दो इकाइयां हैं, हम बढ़ रहे हैं, एक स्मॉल सब यूनिट एक लार्ज सब यूनिट है। देखो ये स्मॉल सब यूनिट है, मान लीजिए ये mRNA है, ये यहाँ आके जुड़ेगी लार्ज सब यूनिट। एक स्मॉल सब यूनिट है, दिस इज लार्ज सब यूनिट। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसके अंदर तीन भाग होते हैं, दिस इज ए साइट, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ई साइट। हम कह रहे हैं भाई टीआरएनए की स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक टीआरएनए एक आनुवंशिक कूट के अकॉर्डिंग एक एमिनो एसिड को लेकर राइबोसोम के पास आता है। तो यहाँ पर होते हैं आनुवंशिक कूट, 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए आनुवंशिक कूट यहाँ पर होते हैं। इन कूट को डिकोड करता है राइबोसोम, यानी कि ये बताता है कि कौन सा आनुवंशिक कूट यहाँ पर आना है, सॉरी कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पर आना है। तो ये जो एमिनो एसिड की श्रृंखला है, यानी ये जो आनुवंशिक कूट की श्रृंखला है ना, उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड लेके कौन आएगा, टीआरएनए। तो यहाँ पर एक एमिनो एसिड टीआरएनए आता है जिसके साथ एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है ए साइट, एमिनो एसिड टीआरएनए, इसलिए इसका नाम है ए साइट, एमिनो एसिड टीआरएनए। कोई भी एमिनो एसिड हो सकता है। फिर उसके बाद ये लगातार आगे सरकेगा, तो जो टीआरएनए है यहाँ पर जो आया था वो इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से ये और अब यहाँ पर आने वाला इन दोनों, ये इस तरह से यहाँ पर एक पेप्टाइड ट्रांसफरेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज की क्रिया होती है जिसकी वजह से यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज। और जो खाली एमिनो, जो खाली टीआरएनए होता है वो इसके ऊपर है और यहाँ से एमिनो जो प्रोटीन की श्रृंखला है वो यहाँ से बाहर निकलती रहती है इस तरह से ई साइड से। तो यहाँ पर आता है टीआरएनए लेकर के, यहाँ पर ये जो प्रोटीन के जो बॉन्ड है, यानी कि दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है वो बन जाता है पी साइड पर, और ई साइड पर खाली टीआरएनए और प्रोटीन जो है बन रही है वो एग्जिट होती रहती है। तो इस तरह से ये जो राइबोसोम है उसकी साइट्स, यानी कि जो 3 साइट है वो होती है। अब एमिनो एसिड टीआरएनए, यानी कि एमिनो एसिड टीआरएनए की जो प्रॉपर्टी है वो स्मॉल सब यूनिट के पास है, और पेप्टाइड ट्रांसफरेज की जो प्रॉपर्टी है वो लार्ज सब यूनिट के पास है। ये भी ध्यान रखना है आपको, स्मॉल सब यूनिट के पास होती है प्रॉपर्टी एमिनो एसिड टीआरएनए की, और पेप्टाइड ट्रांसफरेज की जो एक्टिविटी होती है वो होती है लार्ज सब यूनिट की। अब बात ये आती है एंड में हम आ गए हैं कि आखिर जो आरएनए है, सॉरी जो राइबोसोम है, ये हम मिटा रहे, स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। देखिए अब बात ये आती है कि एमआरएनए जो काफी बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एमआरएनए छोटा होता है, जितना बड़ा जीन होता है उतना ही बड़ा एमआरएनए होता है। सपोज मान लो ये इतना बड़ा एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए। अब इस एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ेगा कहाँ भाई, हर जगह तो जुड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज, जिस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के स्थान निश्चित होते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पर राइबोसोम के जुड़ने के स्थान भी निश्चित होते हैं। देखो राइबोसोम की एक स्टार्टिंग साइट, जो हम स्टार्टिंग कोडोन, वो होता है ए, यू और जी, यानी कि ये AUG वो जगह है जहां से प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होगा। अब जाएगा कहां तक, होगा कितना, ठीक है, तो जाएगा कहां तक और होगा कितना ये डिपेंड करेगा कि किस जगह पर जाकर के 3 आनुवंशिक कूट UAG, UGA और UAA आ जाएंगे। इनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है तो कोई टीआरएनए नहीं है, यानी कोई टीआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब इनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है, अर्थात ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो यहाँ से लेकर के और यहीं तक एक प्रोटीन का संश्लेषण एमआरएनए के अंदर होता है। अब बात ये आती है कि AUG जो है वो मिथियोनिन को कोड करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एमिनो एसिड जो प्रोटीन के अंदर जुड़ेगा वो होता है मिथियोनिन।
अगर हम एमिनो एसिड टीआरएनए की फॉर्म में देखें तो दिस इज द फॉर्मिल मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिथ्योनिन को कोड करता है। अब ये तो है नहीं कि सीधा ही डायरेक्ट AUG पे आके जुड़े राइबोसोम, ऐसा नहीं हो सकता। राइबोसोम के जुड़ने की देखो, दिस इज 5 डैश, दिस इज 3 डैश। तो राइबोसोम पर जुड़ने के, राइबोसोम की mRNA पर जुड़ने की जो पोजीशन है वो 5 डैश स्थिति, मतलब 5 डैश की तरफ होती है, अपस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम होती है 5 डैश, यानी कि AUG की अपस्ट्रीम की तरफ होती है। कितना अपस्ट्रीम होती है, तो ये देखो 8 थोड़ा इधर की तरफ और कुछ न्यूक्लियोटाइड दूर, तो यहाँ पर लगभग 8 बेस पहले, और यहाँ एक सीक्वेंस होती है जिसका नाम है AGG। इस श्रृंखला को हम नाम देते हैं शाइन डालगर्नो सीक्वेंस। दिस इज शाइन डालगर्नो सीक्वेंस। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि राइबोसोम हमेशा शाइन डालगर्नो सीक्वेंस पर आकर जुड़ता है जो AUG से पहले है। तो देखो ये प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये भी ध्यान रखिए आपको कि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर, आर्किया के अंदर, दो में होती है प्रोकैरियोटिक में, और आर्किया के अंदर सेम सीक्वेंस होती है AGG, है ना। ये 8 न्यूक्लियोटाइड पहले, 6 न्यूक्लियोटाइड लंबी सीक्वेंस होती है जिस पर आकर के राइबोसोम जुड़ेगा। तो राइबोसोम यहाँ पर आके जुड़ेगा और फिर यहाँ से खिसकेगा किधर, AUG की तरफ, यानी कि 3 डैश की तरफ, और जहां पर AUG आ जाएगा उसी जगह से प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है शाइन डालगर्नो सीक्वेंस जहां पर राइबोसोम जुड़ता है। अब ये तो हो गया भाई प्रोकैरियोटिक की बात। अब बात आती है कि यूकैरियोटिक में फिर कहां जुड़ता है। तो देखो यूकैरियोटिक को जुड़ता है जिसको हम कहते हैं कोजैक सीक्वेंस, कोजैक बॉक्स या कोजैक सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस है भी। तो ये सीक्वेंस का जो नाम है GCC RCC, दिस इज 5 डैश, और AUGG 3 डैश, यहां पर ये AUG आ गया। तो G और R जो है ये पिरिमिडिन और प्यूरिन है ना। G की जगह पर पिरिमिडिन हो सकता है और R की जगह पर प्यूरिन हो सकता है। कोई भी पिरिमिडिन और प्यूरिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई AUG। मान लो यहाँ पर आके जुड़ेगा तो ये यहाँ से खिसकते हुए देखो 3 न्यूक्लियोटाइड ये हो गए, 3 ये हो गए, एक अनुवांशिक एक दूसरा ये, तो यहाँ से जुड़ के AUG के पास आएगा। AUG पे आने के बाद RNA से प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, दोनों में सेम कंडीशन है। तो यानी कि राइबोसोम हमेशा जुड़ता है एक निश्चित स्थान पर, जिसको हम प्रोकैरियोटिक के अंदर कहते हैं शाइन डालगर्नो सीक्वेंस, और यूकैरियोटिक के अंदर हम उसे कहते हैं कोजैक बॉक्स या कोजैक सीक्वेंस। इन सीक्वेंस पर जुड़ने के बाद राइबोसोम फिर RNA पर खिसकता है, और खिसकने के बाद वो पहुंचता है इस पर स्टार्टिंग कोडोन पर, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो जाता है। अब है बात कि राइबोसोम सेल के अंदर 2 कंडीशन में पाया जाता है। तो इसकी 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो होता है फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम तो पाया जाता है वही साइटोसोल के अंदर, ठीक है। ये साइटोसोल में कहीं भी घूम सकता है फ्रीली, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, वो ये बात ध्यान रखना, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के जो पोर्स हैं वो राइबोसोम के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये साइटोसोल के अंदर कहीं भी घूम सकता है। दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है जिसको हम कहते हैं रफ ER, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर
उसके ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं, जिससे इसकी सतह जो है वो खुरदरी सी महसूस होती है इस तरह से। अब इनका स्थान निश्चित है भाई, ये कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स है, ये किसी भी जगह पर नहीं जाएगी, इनका अपना एक स्थान है और वो फिक्स। दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। अब एक चीज और है कि यदि ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइबोजाइम क्या होता है, बस इसकी परिभाषा ही आपको याद रखनी है। यानी कि जब राइबोसोम एंजाइम की तरह कार्य करे, यानी कि कैटालाइटिक नेचर रखे, उत्प्रेरित क्रिया करे, तो एंजाइम की तरह कार्य करे, तो इसे हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, राइबोसोम जब एंजाइम की तरह कार्य करता है तो इसे हम कहते हैं राइबोजाइम। और ये आपको देखने को मिलता है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान, कि जब आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग क्रिया वो होती है कि जब यूकैरियोटिक के अंदर जब एमआरएनए बनता है तो उसमें दो प्रकार की सीक्वेंस होती है, एक होती है इंट्रॉन और एक होती है एक्सॉन। तो एक्सॉन होती है जो प्रोटीन को कोड करती है, इंट्रॉन वो होती है जो प्रोटीन को कोड नहीं करती है। तो एक्सॉन को निकालना, इंट्रॉन को निकालना, एक्सॉन को जोड़ना, एक्सॉन को जोड़ना और इंट्रॉन को बाहर करना, इस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्रिया के दौरान राइबोसोम जो है वो एंजाइम की तरह कार्य करता है, उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।